हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज हम लोग मिसलेनियस टॉपिक के पार्ट 4 को देखेंगे। ये ऑलमोस्ट आज का जो लेक्चर होगा ये लास्ट लेक्चर होगा बायोलॉजी से रिलेटेड। ओके, तो जितने भी बायोलॉजी से संबंधित पीवाईक्यूज आ रखे हैं यूपीपीएससी में 2024 तक वो सारे ऑलमोस्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर रखे हैं। आज ये इस मिसलेनियस टॉपिक का आखिरी लेक्चर होगा यानी पार्ट 4 होगा। ओके, इसको मैंने 4 पार्ट में कवर किया है। ऑलरेडी 3 जो पार्ट हैं इसके ये अपलोडेड हैं, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इसको पहले जाके आप लोग देखिएगा, क्योंकि जितने भी सवाल हैं बहुत ही सीक्वेंस तरीके में मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। और ज़्यादातर जितने भी सवाल हैं जहां पे चारों ऑप्शन को समझने की अगर ज़रूरत है तो वहां पे मैंने चारों ऑप्शन को समझाया है। यानी मेरे कहने का बेसिकली ये मतलब है कि जितने भी सवाल हैं जिसमें अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर ऑप्शन जो समझ में नहीं आया उसको मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश किया है कि अगर उससे संबंधित वापस अगर कभी एग्ज़ाम में सवाल रिपीट हो तो आप लोग आसानी से इसको कर लें। ओके, तो इस सीरीज को स्टार्ट करने का मेन मोटो ही यही है कि अगर इन केस आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं, चाहे वो यूपीपीएससी हो या बीपीएससी हो या एमपीपीएससी, जितने भी स्टेट लेवल के या तो कहीं कहीं यूपीएससी में भी ये सवाल अगर रिपीट हों इन केस, तो वो आप लोग आसानी से इसको बना जाएं। ओके, तो इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है बायोलॉजी से संबंधित जितने भी सवाल हैं वो ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर कर रखे हैं। तो आज आखिरी लेक्चर के जो हम लोग स्टार्ट करें इसके पहले सवाल को देखते हैं बिना किसी समय का जाया किए हुए। ओके, तो सीधे सवाल पे चलते हैं। ओके, तो आज का पहला सवाल है स्टूडेंट कि ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन द सबस्टांस दैट इज यूजुअली लॉस्ट बाय द बॉडी इज। यानी डिहाइड्रेशन, पहले ये समझ लीजिए कि डिहाइड्रेशन होता क्या है। डिहाइड्रेशन, ओके, बहुत ही पेशेंस बना के रखिएगा स्टूडेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, डिहाइड्रेशन की अगर बात किया जाए इसे हम लोग हिंदी में निर्जलीकरण कह सकते हैं। ओके, निर्जलीकरण यानी जब हमारे शरीर में अगर पानी की कमी हो जाए तो उसी कंडीशन को डिहाइड्रेशन कहते हैं। यानी हमारी बॉडी अगर सपोज कीजिए कि सर्वाइव करने के लिए जितना उसको पानी की ज़रूरत है सॉरी, उतना पानी उस शरीर में ना हो तो उससे कम हो, यानी उसको सर्वाइव करने के लिए जितनी ज़रूरत है पानी की उतना प्रॉपर मात्रा में अगर पानी की आवश्यकता पूरी ना हो पाए उस पर्टिकुलर शरीर को, तो उसी कंडीशन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण। ओके, तो यह वह स्थिति है जब शरीर में पानी की मात्रा आवश्यकता से कम हो जाती है। अब ऐसा कैसे कम हो जाती है? क्योंकि जब कोई इंसान फिजिकल एक्सरसाइज करे या बीमार रहे तो उसके बॉडी में प्रॉपर तरीके से पानी अगर नहीं है तो उसे पानी पीने की ज़रूरत पड़ती है। तो पानी के अलावा अगर उसके बॉडी में कुछ साल्ट जो होते हैं पसीने के रूप में इवेपोरेट हो जाते हैं तो इंसान की जो शरीर होती है उसमें पानी की कमी हो जाती है। ओके, तो सवाल यही पूछ रहा है कि डिहाइड्रेशन के दौरान यानी जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाए, द सबस्टांस दैट इज़ यूजुअली लॉस्ट बाय द बॉडी, तो इस पर्टिकुलर चारों ऑप्शन में वो कौन सा सबस्टांस है जो कि हमारे शरीर के द्वारा लॉस्ट हो जाएगा यानी कम हो जाएगा या मतलब गायब हो जाएगा बेसिकली। ओके, तो कम हो जाने का यहाँ सेंस आप काम करिएगा कि डिहाइड्रेशन के दौरान वो कौन सा सबस्टांस है इन चारों में जो कि कम हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दे रखा है आपका शुगर, दूसरा दे रखा है कैल्शियम फॉस्फेट, तीसरा दे रखा है आपका सोडियम क्लोराइड, चौथा दे रखा है आपका पोटेशियम क्लोराइड। एक एक करके हम लोग समझते हैं कि जब भी हमारे शरीर में अगर पानी की कमी होती है तो यानी डिहाइड्रेशन होता है तो हमारे शरीर में ज़्यादातर आपको देखने को मिलेगा वाटर की कमी है। वाटर के साथ साथ कुछ साल्ट्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है, उसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। ओके, पानी तो रहेगा ही, पानी जरूरी नहीं है कि एकदम प्योर वाटर ही इवेपोरेट होता है, तो उसके साथ कुछ ना कुछ साल्ट भी मिक्स होता है। ओके, तो ये साल्ट क्या हो सकता है? साल्ट आपका बेसिकली हो सकता है सोडियम क्लोराइड। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसके अलावा जो शुगर है, शुगर ऐसा कोई डिहाइड्रेशन में नहीं होता है, जनरली लोग शुगर को ऐड करके बाद में ड्रिंक भी करते हैं। कैल्शियम जो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है कैल्शियम फॉस्फेट, इससे हड्डियां बनती हैं, ये हड्डियां या दांतों को बनाने में इसका हेल्प ज़्यादा होता है, न कि ये इवेपोरेट हो पाता है। ओके, सोडियम क्लोराइड इसका करेक्ट आंसर हो ही जाएगा, मैंने आपको बता दिया। और पोटेशियम क्लोराइड भी साल्ट का एक फॉर्म है, मतलब ये भी एक तरीके का साल्ट ही है, लेकिन ये उतनी मात्रा में प्रेजेंट नहीं होता हमारे बॉडी में, तो इस वजह से ये ऑप्शन वो उतने प्रॉपर तरीके से नहीं जा पाएगा जितना ऑप्शन नंबर सी जा रहा है, क्योंकि हमको मोस्ट अप्रोप्रिएबल आंसर जो होगा या ऑप्शन जो होगा उसी को हमको चूज करना है। तो इस पर्टिकुलर सवाल में अगर देखा जाए तो सबसे बेस्ट जो ऑप्शन आपको चूज करना है वो है आपका सोडियम क्लोराइड। ओके,
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि अ डिहाइड्रेटेड पर्सन शुड नॉट ड्रिंक, यानी कोई अगर डिहाइड्रेटेड पर्सन है जिसके बॉडी में पानी के साथ साथ साल्ट की कमी है, तो उसे क्या ड्रिंक नहीं करना चाहिए। ओके, पहला दे रखा है चाय यानी टी, दूसरा दे रखा है कॉफ़ी, तीसरा दे रखा है सी वाटर, चौथा दे रखा है एल्कोहल यानी शराब। ओके, तो अगर कोई इंसान डिहाइड्रेटेड कंडीशन में है तो उसको सी वाटर नहीं पीना चाहिए। सी वाटर पीने से क्या होगा कि उसके जो शरीर की सेल्स हैं उसमें जो डिहाइड्रेशन की कंडीशन है वो ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगी, यानी उसके जो सेल्स होते हैं ना बस्ट करने के चांस में आ जाएंगे। यही रीज़न है कि डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आपकी बॉडी में अगर मतलब पानी या साल्ट की कमी है तो आप जो सी वाटर होता है उसको ना पिएं। चाय आप पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं, कॉफ़ी भी पी सकते हैं, एल्कोहल भी पी सकते हैं। एल्कोहल में भी वो चीज़ जिसमें एल्कोहल की मात्रा कम होती है। इन केस अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो जो बियर होता है, बियर के केस में अगर देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 8% के आसपास ही एल्कोहल देखने को मिलता है। तो ये आप पी सकते हैं, मतलब ऐसा कोई वो नहीं है कि आप की डेथ हो जाएगी, बट ये है कि हाँ अवॉइड कर लीजिए तो बहुत बेटर चीज़ है। बट अगर ये है कि डिहाइड्रेशन के केस में अगर ये ऑप्शन आपसे पूछा जाए कि बियर आप पी सकते हैं तो हाँ पी सकते हैं। ओके, लेकिन आप सी वाटर नहीं पी सकते क्योंकि ये आपकी सेल को डैमेज करने के लिए काफ़ी हो जाता है। ओके, तो इस पर्टिकुलर सवाल का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि अ मैन फील्स अनप्लेजेंट ओके ड्यू टू ह्यूमिडिटी एंड हीट, यानी सवाल के कहने का मतलब है कि ह्यूमिडिटी अनप्लेजेंट, मतलब ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आप यूँ कह लीजिए कि उमस, और हीट का मतलब है गर्मी। और यानी एक गर्मी और उमस की वजह से एक व्यक्ति को असहजता महसूस होती है, इसका कारण क्या हो सकता है। सवाल यही पूछना चाह रहा है कि जब किसी इंसान को गर्मी और ह्यूमिडिटी के कारण अनप्लेजेंट का मतलब होता है असहजता, यानी वो आदमी प्रॉपर तरीके से गुड फील नहीं कर पा रहा है। ओके, असहजता इसका मतलब है अनप्लेजेंट। ओके, तो अ मैन फील्स अनप्लेजेंट ड्यू टू ह्यूमिडिटी एंड हीट। द रीजन फॉर दिस मोर स्वेटिंग, ज़्यादा पसीना आना, लेस स्वेटिंग, कम पसीना आना, या स्वेट डजंट इवेपोरेट ड्यू टू ह्यूमिडिटी। या ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि स्वेट इज नॉट फॉर्म्ड ड्यू टू ह्यूमिडिटी। तो ह्यूमिडिटी की वजह से जो पसीने होते हैं वो निकलते हैं। ओके, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर सी है यही आपका करेक्ट हो जाएगा कि स्वेट डज नॉट इवेपोरेट ड्यू टू ह्यूमिडिटी, यानी जो उमस है उस वजह से जो आपके शरीर से जो पसीने निकलते हैं वो इवेपोरेट नहीं हो पा रहे हैं। इसी कारण जो गर्मी या ह्यूमिडिटी के केस में अगर देखा जाए तो कोई आदमी बहुत परेशान हो जाता है, उसको वो असहज महसूस करने लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता। तो मेन रीज़न क्या है कि उसका जो उसके शरीर से जो पसीना निकल रहा है ना वो इवेपोरेट नहीं हो पा रहा है। इवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण, यानी वो वाष्प यानी वो भाप के मतलब भाप इन द सेंस ये है कि वो वाष्पीकरण नहीं हो पा रहा है बेसिकली। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि वो आदमी असहज महसूस करेगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड इज, इस दुनिया का जो सबसे बड़ा फ्लावर है, फूल है, वो कौन सा है। लोटस कमल की बात कर रहा है, सनफ्लावर सूरजमुखी की बात कर रहा है, रैफ्लेसिया एंड ग्लोरी लिली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए स्टूडेंट आपका रैफ्लेसिया। रैफ्लेसिया जो होता है इस दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है, यानी लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड, फ्लावर इन द वर्ल्ड। ओके, इसको सबसे पहले खोजा किसने था, तो इसको 1818 में इसको खोजने वाले का नाम क्या था, स्टैमफोर्ड राइफल्स। इन्होंने ही 1818 में इस पर्टिकुलर फ्लावर को खोजा था। ओके, और इसकी एक खासियत ये भी कि ये रैफ्लेसिया का जो प्लांट होता है ना, इसमें कोई पत्तियां नहीं होती हैं, कोई इसके रूट्स नहीं होते, बेसिकली ये राइजोम के फॉर्म में होते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पौधा है और ये काफ़ी लंबा होता है। ऑलमोस्ट ये इसके जो फ्लावर्स होते हैं 1 से 2 मीटर तक फैले होते हैं, एरिया कवर किए रहते हैं। ओके, तो ये बहुत ही बड़ा पौधा होता है। और अगर इसकी पॉलिनेशन की बात किया जाए कि इसमें पॉलिनेशन कैसे होता है, तो ज़्यादातर के केस में एलिफेंट के द्वारा होता है। ओके,
ये कुछ पॉइंट हैं इसके, लेकिन ये इतने डिटेल में नहीं पूछेगा। अगर इनकेस कभी फ्यूचर में ये फिर से सवाल रिपीट हुआ तो बस ऐसे ही पूछेगा कि लार्जेस्ट फ्लावर इस दुनिया का कौन सा है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेफ्लेसिया। ओके, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है आपका सी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड, यानी लाइट, ह्यूमिडिटी, प्रॉपर टेम्परेचर, ऑक्सीजन, इन चारों में से सीड के जर्मिनेशन के लिए किसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। अगर लाइट नहीं रहे तो क्या सीड जर्मिनेशन होगा कि नहीं होगा। तो कभी कभी सीड का जर्मिनेशन अंधेरे में भी हो जाता है, मतलब जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल जाती है तो सीड वहाँ पे भी जर्मिनेट हो जाता है विदाउट प्रॉपर लाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगर लाइट नहीं है तब भी सीड का जर्मिनेशन हो जाएगा, लेकिन सीड के जर्मिनेशन के लिए ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि अगर जो वो सीड है उसके अंदर अगर ह्यूमिडिटी नहीं है तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। उसको एक प्रॉपर टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और उसको ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। ओके, तो ये तीनों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी सीड को जर्मिनेट होने में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, ये मैचिंग का सवाल है, दो लिस्ट दे रखा है और उनको मैच कराने की बात कर रहा है। ओके, तो लिस्ट 1 में दे रखा है सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन फाइबर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड डाईफ्लोरोमीथेन। ओके, और सामने दे रखा है फोटोसिंथेसिस, रेफ्रिजरेटर, आर्टिफिशियल डायमंड एंड एयरक्राफ्ट। इनको हम लोग मैच कराने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इजी वाला ऑप्शन को पकड़ते हैं। ओके, तो सिलिकॉन कार्बाइड पता नहीं, अभी आइडिया नहीं लग रहा है। कार्बन फाइबर की बात करें तो ये भी आइडिया है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये रेफ्रिजरेटर की बात तो नहीं करेगा, आर्टिफिशियल डायमंड की बात नहीं करेगा, एयरक्राफ्ट की बात नहीं करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा किस में ज़रूरत पड़ती है, तो आपका फोटोसिंथेसिस में। ये सबसे ईजिएस्ट ऑप्शन है। पहले हम इसको पिक करके ऑप्शन की तरफ मतलब करेक्ट आंसर की तरफ पहुँचने की कोशिश करते हैं। ओके, ये सवाल सॉल्व करने की एक टेक्निक होती है, जरूरी नहीं कि हम पहले से स्टार्ट करें, जो हमको सबसे ईजी मिल जाए उसी को हम लोग पहले पिक करने की कोशिश करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड मुझे यहाँ पे पर्सनली ईजी लग रहा है, और ये फोटोसिंथेसिस से मैच होने के प्रॉपर इसके चांसेस है। तो सी का अगर हम एक से मैच कराएं, चारों में दे रखा है। ओके, सवाल अभी फंसा दिया। ओके, अब हम लोग चलते हैं डाईफ्लोरोमीथेन। मीथेन एक तरीके का ये कह लीजिए कि ये कहाँ पे यूज हो सकता है। तो ये बेसिकली जो रेफ्रिजरेटर होते हैं ना, उसमें CFC का जो यूज होता है वो मैंने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग या ओजोन का जो होल हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, तो मोस्टली ये सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है, CFC की वजह से हो रहा है। तो उसमें रेफ्रिजरेटर, AC ये सब हैं, बहुतायत मात्रा में उसको मदद करते हैं, किसके लिए, ओजोन होलिंग के लिए। ओके, तो डाईफ्लोरोमीथेन ये एक हिसाब से पॉल्यूटेंट है और ये रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है। ओके, तो डी को अगर हम 2 से मैच कराएं तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी आपका रिमूव हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखते हैं कार्बन फाइबर होता क्या है। तो कार्बन फाइबर के लिए 2 ऑप्शन बचे हैं, आर्टिफिशियल डायमंड और एयरक्राफ्ट। तो जो कार्बन फाइबर होता है स्टूडेंट, ये एयरक्राफ्ट में जो एयरक्राफ्ट की जो बॉडी होती है उसको बनाने में इसकी मदद ली जाती है, किसकी, कार्बन फाइबर की। ओके, तो एक का अगर बी का अगर हम डी से मैच करा दें तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, और रही बात सिलिकॉन कार्बाइड की, तो ये एक तरीके का आर्टिफिशियली जो डायमंड बनाया जाता है उसमें इसका मदद होता है, यानी इसके द्वारा बनाया जाता है। तो मैं यहाँ पे 2 पॉइंट आपको अलग से लिख दे रहा हूँ कि सिलिकॉन कार्बाइड जो है ये आर्टिफिशियल डायमंड बनाने में यूज किया जाता है, आर्टिफिशियल डायमंड। ओके, ये पॉइंट आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा जो कार्बन फाइबर है, कार्बन फाइबर ये एयरक्राफ्ट के बॉडी बनाने में यूज किया जाता है। ओके, ये 2 पॉइंट आप लोग कहीं से लिख लीजिएगा, बाकी दोनों पॉइंट इजी है, अगर आप कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत तो आप मैच करा सकते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। आज बायोलॉजी का ये लास्ट टॉपिक है और अभी तक हम लोगों ने जितना भी सवाल मैचिंग का कराया है उसमें लगभग 95% नॉट करेक्टली मैच ही पूछा है। ये पॉइंट आप लोग एग्जाम में ध्यान रखिएगा कि नॉट दिया है या नहीं दिया है। ओके, ज़्यादातर के केस में नॉट दिया हुआ है। ओके, तो एक एक करके हम लोग मैच कराने की कोशिश करते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीटोसिन, सामने दे रखा है हार्मोन, तो ये बिल्कुल करेक्ट मैचिंग है क्योंकि ऑक्सीटोसिन एक तरीके का हार्मोन है, इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। और जब चाइल्ड बर्थ होता है तो डिलीवरी के दौरान जो
माँ और बच्चे का रिलेशन होता है, प्यार जो बढ़ता है वो बेसिकली उसमें जो रोल होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही होता है। ओके, तो ये मैचिंग जो है वो करेक्ट है। एस्पार्टेम की अगर बात किया जाए तो ये एक तरीके का सिंथेटिक स्वीटनर है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एस्पार्टेम जो है एक तरीके का स्वीटनर है और ये सिंथेटिक है। ओके, नियोप्रेन की अगर बात किया जाए तो ये एक तरीके की स्पेशलाइज्ड रबर है, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी करेक्ट है आपका। रेयान क्या है, एक मॉडिफाइड स्टार्च है, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछ रखा है। तो रेयान क्या है, ये सवाल हमने पिछले जो भी लेक्चर हैं उसमें इसको कवर कर रखा है, ये ऑलरेडी हुबहू सवाल था, हम लोगों ने वहाँ पे इसको सॉल्व किया था। तो रेयान बेसिकली एक तरीके का आर्टिफिशियल सिल्क है, आर्टिफिशियल सिल्क। ओके, रेयान जो है एक तरीके का आर्टिफिशियल सिल्क है। ओके, और ये जो प्राकृतिक स्रोतों से बनाया जाता है, जनरली इसको बनाने के लिए जो यूज किया जाता है वो नेचुरल सेलुलोज का यूज किया जाता है। तो ये आप यूँ कह सकते हैं कि मेड फ्रॉम, इट इज मेड फ्रॉम नेचुरल सेलुलोज, नेचुरल सेलुलोज। अब सेलुलोज कहाँ से मिलता है, तो ये प्लांट से निकलने वाला प्रोडक्ट है। ओके, तो जितने भी हमारे इस दुनिया, इस धरती पे प्लांट पाए जाते हैं उनका जो तना होता है, उनका जो आउटरी कवर होता है वो सेलुलोज का बना होता है। ओके, तो बेसिकली ये सेलुलोज जो होते हैं ये जो प्लांट के प्रोडक्ट होते हैं उनसे ये निकाला जाता है। ओके, और ये आप यूँ कह लीजिए कि बेसिकली एक सेलुलोज फाइबर के रूप में यूज किया जा सकता है, न कि ये मॉडिफाइड स्टार्च के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि रेयान जो है ये आर्टिफिशियल सिल्क है, लेकिन ये प्राप्त किससे किया जाता है, नेचुरल चीज़ से प्राप्त किया जाता है, यानी नेचुरल सेलुलोज से। तो ये मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है, तो ये रॉन्ग आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली, फिर से नॉट आ गया। ओके, पहला दे रखा है वुल, यानी ऊन की बात कर रहा है, ऊन जो कि भेड़ बकरियों से निकाला जाता है उसके बाल को काट के, तो ये ऊन होता है जो, ये एक तरीके का प्रोटीन है बिल्कुल, क्योंकि जो ऊन है या हमारे जो सर पे जो बाल होते हैं, बेसिकली जो ह्यूमन बॉडी पे बाल पाए जाते हैं वो भी एक तरीके का क्या है, प्रोटीन है। उसका नाम क्या है मैंने बता रखा है, उसका नाम है केराटिन प्रोटीन, केराटिन प्रोटीन। वही चीज़ यहाँ पे भी हो गया, वुल जो है एक तरीके का प्रोटीन है, और कौन सा प्रोटीन है, केराटिन प्रोटीन है। तो ये मैचिंग जो है वो करेक्ट है। रेयान की बात करें तो यहाँ पे मॉडिफाइड स्टार्च दे रखा है। अभी जस्ट पिछले सवाल में हम लोगों ने देखा कि रेयान जो है एक मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है तो एक आर्टिफिशियल सिल्क, लेकिन ये बनता किससे है, सेलुलोज से बनता है। ओके, ना कि ये स्टार्च से बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच पूछ रखा है। ओके, रबर की बात करें तो और नेचुरल पॉलीमर है, बिल्कुल पॉलीमर है, ये आइसोप्रीन का एक पॉलीमर है। फ्लोरीन की अगर बात किया जाए तो इट इज़ एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे एक आज ये नया ऑप्शन नजर आ रहा है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग ज़्यादा जान लेते हैं। ओके, फ्लोरीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये एक तरीके का क्या है, एलोट्रॉप है। अब सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एलोट्रॉप आखिर होता क्या है, यानी इसे हम लोग अपर रूप बोलते हैं, अपरूप, अपर रूप। ओके, अपर रूप। अपर रूप होता क्या है कि ये जब कोई एक एलिमेंट होता है उसके अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं, तो उसके जो रूप होते हैं अलग अलग ना, उसमें जो परमाणुओं की जो व्यवस्थाएं होती हैं वो भी अलग अलग होती हैं, और यही कारण है कि उनके अंदर जो उनके कैरेक्टरिस्टिक या उनके जो गुण होते हैं वो भी अलग अलग हो जाते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है मेरे कि एक ही तत्व के वो अलग अलग रूप होते हैं जिनमें परमाणुओं की व्यवस्थाएं अलग होती हैं, और इसके साथ साथ उसमें उनके जो गुण होते हैं वो भी आपके अलग हो जाते हैं, और यही कारण है कि उसको एलोट्रॉप कहा जाता है। तो फ्लोरीन की अगर बात किया जाए तो इसका एक और नाम है बकमिंस्टर फ्लोरीन, बकमिंस्टर फ्लोरीन। इसका जो फार्मूला है C60, यानी इसके अंदर कार्बन की जो है 60 एटम्स पाए जाते हैं। ओके, तो आई होप ये पॉइंट आप लोग समझ पाएंगे। तो ये भी जो मैचिंग है करेक्ट है। ओके, फ्लोरीन जो है एक तरीके का क्या है, कार्बन का एलोट्रॉप है, और रबर जो है पॉलीमर है, लेकिन ये वाला आपका ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, मॉडिफाइड स्टार्च नहीं है। यहाँ पे अगर सेलुलोज दे रखा होता तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता। तो इस पर्टिकुलर 98 सवाल का करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि विच एनिमल कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर प्रॉपरली, इनमें से कौन सा एनिमल है जो कि फाइबर को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर सकता। पहला दे रखा है गोट, दूसरा दे रखा है काऊ, तीसरा दे रखा है एलिफेंट, चौथा दे रखा है पिग। यानी अगर बकरी की बात किया जाए तो ये भी एक र्यूमिनेंट एनिमल है,
ये भी कोई भी चीज़ लेके चबाता है पहले, ओके। तो ये फाइबर डाइजेस्टिंग में इसको मदद करती है, ओके। बिल्कुल इसमें हो सकता है, गोट में यानी बकरियों में फाइबर डाइजेस्ट हो सकता है आसानी से। काऊ की बात किया जाए तो ये भी रुमिनेंट टाइप का एक प्राणी है। ये भी क्या कहता है कि जो अपना फूड होता है उसको लेके पहले चबाता है, ओके। एलिफेंट भी यही काम करता है, लेकिन पिग जो है यानी जो सुअर होता है, सुअर के केस में ऐसा नहीं होता। तो सुअर इस पर्टिकुलर ऑप्शन में सुअर जो है वो प्रॉपर तरीके से फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि अ बायोजेक्टर इज, बायोजेक्टर क्या है? तो बेसिकली बायोजेक्टर एक निडल फ्री इंजेक्शन सिस्टम होता है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इसको कि इट इज़ अ निडल फ्री इंजेक्शन सिस्टम, ओके। निडल फ्री इंजेक्शन सिस्टम है, इसी को बायोजेक्टर कहा जाता है। और ये बेसिकली इसका उपयोग जो है वो दवाइयों या टीकों को शरीर में पहुंचाने के लिए किया जाता है। अब इसमें किया क्या जाता है, इसमें हाई प्रेशर की मदद से दवा को बहुत बारीक धार यानी जेट के रूप में त्वचा के अंदर भेजा जाता है, जिससे सुई की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है, ओके। तो ये पर्टिकुलर जो सवाल है इसके हम लोग एक एक ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि एन HIV इम्यूनाइजेशन सिरिंज, ये सिरिंज तो नहीं है क्योंकि सिरिंज निडल फ्री है, तो सिरिंज तो नहीं होगा। ये बायोप्लास्टिक इंजेक्टर, ये भी नहीं है। और पेनलेस निडल इंजेक्टर, यहाँ पर निडल दे रखा है तो ये भी नहीं होगा। और पेनलेस निडललेस इंजेक्टर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ओके। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये बेसिकली जैसे जेट के रूप में आज कहाँ हम लोग यूज करते हैं ना, जो जेट, उसी तरीके का है, लेकिन ये इंजेक्शन के रूप में होता है। बहुत ही मतलब इसमें निडल नहीं पाई जाती है, लेकिन इसको जेट के रूप में इंसर्ट किया जाता है बॉडी में और आसानी से दवा को पहुँचाया जा सकता है। और इसमें ज़्यादा दर्द भी नहीं होता, तो पेनलेस होता है, ओके। तो अगले सवाल पे चलते हैं स्टूडेंट। अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट इज जार्विक 7? जार्विक 7 क्या है उसके बारे में पूछ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक लेग, पेसमेकर, आर्टिफिशियल हार्ट या आर्टिफिशियल आई। अगर जार्विक 7 की बात किया जाए तो जार्विक 7 जो है वो पहला फर्स्ट परमानेंट जस्ट अ मिनट, परमानेंट आर्टिफिशियल हार्ट है, ओके। ये जार्विक जो 7 है ये पहला परमानेंट आर्टिफिशियल हार्ट है। इसको खोजा किसने था? इसके जो इन्वेंटर थे, इन्वेंटर इसके थे, उनका नाम था रॉबर्ट जार्विक। क्या नाम था? रॉबर्ट जार्विक। उन्हीं के नाम पे इसका नाम जार्विक 7 रखा गया था, ओके। और इसका पहली बार उपयोग किया गया था 1982 में। 1982 में जो पेशेंट थे, पेशेंट का नाम क्या था? बार्नी क्लार्क, ओके। ये पेशेंट थे, इनके अंदर पहली बार इसको ट्रांसप्लांट किया गया था। ये क्या थे? पेशेंट, मरीज थे, ओके, मरीज। तो मैंने आपको 3 पॉइंट बताया जार्विक 7 से संबंधित। पहला ये कि ये एक तरीके का आर्टिफिशियल हार्ट है। दूसरा ये कि इसको जो खोजे थे उनका नाम था रॉबर्ट जार्विक। तीसरा ये कि 1982 में इसको पहली बार ट्रांसप्लांट किया गया था और जिस पेशेंट के शरीर में इसको ट्रांसप्लांट किया गया था उसका नाम था बार्नी क्लार्क, ओके। तो ये एक तरीके का क्या है? आर्टिफिशियल हार्ट है, ओके। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी फिर से ये नॉट वाला ही आ गया, ओके। तो ज़्यादातर केस में नॉट ही दिख रहा है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है एंटीपायरेटिक। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है कि वो केमिकल या वो दवाइयाँ जो ह्यूमन के शरीर के टेम्परेचर को कम कर दे, यानी रिड्यूस्ड ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, ओके। ऐसी दवाइयाँ जो इंसानों के शरीर का जो टेम्परेचर है उसको कम कर दे, यानी जब किसी इंसान को बुखार होता है तो उसमें इस दवा का यूज किया जाता है। और उसका अगर एग्जांपल की बात किया जाए तो पैरासीटामॉल हो गया। इसके साथ साथ यहाँ पे एग्जांपल की अगर हम लोग बात करें तो पैरासीटामॉल के अलावा एक एस्पिरिन नामक दवा आती है, वो भी हो जाएगी, एस्पिरिन, ओके।
तो पैरासीटामॉल क्या हो गया, एंटी पायरेटिक हो गया। एस्पिरिन भी एंटी पायरेटिक हो गया। एंड एस्पिरिन जो होता है एंटी पायरेटिक के अलावा एनाल्जेसिक भी होता है, यानी पेन किलर होता है, एनाल्जेसिक। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा, यानी मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पेन किलर। पेन किलर, किसी को बहुत दर्द हो रहा है तो उसको एनाल्जेसिक जो दवाइयाँ होती है उसको दे दी जाती हैं, जिससे उसकी पेन दर्द जो होता है कम हो जाए। तो एंटीपायरेटिक जो है वो पैरासीटामॉल है, ये करेक्टली मैच्ड है। ओके, एंटी फोमिंग की अगर बात किया जाए तो एंटी फोमिंग वो सबस्टांस होते हैं जो कि फोम के फॉर्मेशन को कम कर देते हैं या तो रोक देते हैं। ओके, और इसके एग्जांपल की अगर बात किया जाए तो ये पॉलीएमाइड सिलिकॉन्स इसका करेक्टली मैच्ड है। इसके अलावा अगर इस फोमिंग में कलर चेंज कर दे रहा हूँ, एंटी फोमिंग के जो और आपके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ। एंटी फोमिंग के एग्जांपल, सिलिकॉन जो ऑयल होता है वो भी इसमें यूज किया जाता है, सिलिकॉन ऑयल। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फैटी एसिड हो गया या वेजिटेबल्स ऑयल हो गया, ये सब भी आपको यूज करते हुए देखा जा सकता है। ओके, तो इसका जो मैचिंग है ये करेक्ट मैच है, यानी ऑप्शन नंबर ए भी मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी मैच कर गया। एंटीसेप्टिक की अगर बात किया जाए तो एंटीसेप्टिक वो केमिकल सबस्टांस होते हैं, मैं कलर चेंज करके अगेन लिखता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी की बात कर रहा हूँ, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक वो केमिकल सबस्टांस होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सपोज कीजिए बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, एल्गी, इनके ग्रोथ को रिड्यूस कर देते हैं या तो इनको किल कर देते हैं। एंटीसेप्टिक का मतलब है रिड्यूस्ड ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है या तो उसको कम कर देते हैं या उसको रिड्यूस कर देते हैं। अगर इसके एग्जांपल की बात किया जाए एंटीसेप्टिक के, तो आप डेटॉल जो यूज करते हैं, डेटॉल एक तरीके का एंटीसेप्टिक होता है, तभी तो बोला जाता है कि 99.99% उसमें बैक्टीरिया को किल करने की क्षमता होती है। ओके, तो डेटॉल हो गया एक। इसका एक और बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसके साथ साथ अगर और देखा जाए तो एक आयोडीन भी है, जो वो आपका आयोडीन भी एंटीसेप्टिक की तरह यूज किया जा सकता है। लेकिन एस्पिरिन जो दे रखा है, एस्पिरिन एंटी सेप्टिक नहीं है, ये एनाल्जेसिक है या एंटी पायरेटिक है। ओके, ना कि ये एंटीसेप्टिक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, और नॉट करेक्ट पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है आपका, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है एंटी रेकाइटिक। ओके, ये कह रहा है कि कैल्सीफेर, इसको मैच कराया कैल्सीफेरॉल या विटामिन डी। अब इसका मतलब ये होता है जो एंटी रेकाइटिक है, एंटी रेकाइटिक का जो मतलब होता है या सबस्टांस दैट प्रिवेंट या क्योर रिकेट्स, यानी जो रिकेट्स रोग होता है बेसिकली उसको रोकने के लिए या उसको कम करने के लिए जो दवा या सबस्टांस को यूज किया जाता है उसी को बोलते हैं एंटी रेकाइटिक। ओके, रिकेट्स क्या होता है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग, विटामिन डी की कमी से, इसी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। ओके, तो ये मैचिंग किया है कि एंटी रिकेटिक होती है, तो बिल्कुल ये करेक्ट है। ये इसे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, इसी को विटामिन डी कहा जाता है, क्योंकि अगर ये इसकी कमी हो जाएगी तो किसी इंसान को क्या कहते हैं, रिकेट्स हो सकता है। ओके, लेकिन इसको अगर कम करना है तो विटामिन डी ही उसके लिए एक दवा है, या कैल्सीफेरॉल जिसे हम लोग केमिकली बोलते हैं, वो काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। तो एंटी रिकेटिक का एग्जाम्पल बेस्ट आपको मिल जाएगा विटामिन डी। तो आई होप एक एक पॉइंट मैंने आपको समझाने की कोशिश किया है और आप लोगों को समझ भी आया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंटीसेप्टिक। एस्पिरिन नहीं होता है, एस्पिरिन क्या होता है, एनाल्जेसिक होता है या तो एंटीपायरेटिक होता है। एंटीसेप्टिक क्या होता है, इसके एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दे रखा है, डेटॉल हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, आयोडीन हो गया। ओके, आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आओगे। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन एडल्टरेंट ऑफ मस्टर्ड ऑयल सीड, यानी इनमें से कौन सा है जो कि कॉमन मस्टर्ड ऑयल सीड के रूप में यूज किया जाता है। प्रिकली सीड्स का मतलब होता है जिनमें कांटे हो, यानी ऐसे सीड्स जिनमें कांटे पाए जाते हों, जिनमें कांटे पाए जाते हों, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिकली सीड। ओके, पॉपी सीड का मतलब क्या होता है, जो अफीम की सीड होती है, अफीम के जो सीड होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पॉपी सीड, अफीम के बीज। ओके, तीसरा दे रखा है क्यूमिन सीड। क्यूमिन मतलब होता है जीरा,
जीरा के जो सीड होते हैं उनको। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कॉमन एडल्ट्रेंट के रूप में यूज किया जाता है किसके साथ, मस्टर्ड ऑयल सीड के साथ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, पॉपी सीड जो होता है ना वो एक तरीके का जो मस्टर्ड सीड ऑयल होते हैं ना उसके साथ यूज किया जाता है। और इसको यूज करने से क्या होता है कि जो आप यूँ कह लीजिए कि बीमारियां होती हैं ना उसको बढ़ाने का काम करता है ये। तो जो पॉपी सीड होते हैं ये सरसों के जो बीज होते हैं ना उसी की तरह दिखते हैं, इसीलिए इसको मिला दिया जाता है उसके साथ। और इसका ज़्यादातर सेवन करने के बाद इंसानों को रोग होने लगते हैं। ओके, और पॉपी सीड का अगर स्पेसिफिक यहाँ पे अगर ये इसके अलावा कोई स्पेसिफिक नाम दे दे तो वो नाम आपका हो जाएगा आर्जिमोन मैक्सिकाना। आर्जिमोन मैक्सिकाना ये इसका बॉटनिकल नेम है। ओके, तो ये पर्टिकुलर जो सीड होता है इसी के जो सीड होते हैं ये मिला दिए जाते हैं किसके साथ, मस्टर्ड सीड के साथ। और उसको उससे जब तेल निकाला जाता है तो उसी को जब यूज किया जाता है तो इंसान को भविष्य में आप यूँ कह लीजिए कि रोग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि ये जहरीला होता है। ओके, और जो आर्जिमोन मैक्सिकाना है तो इसको बहुतायत रूप में मैक्सिको में देखने को मिलता है, पाया जाता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो ये सीड होते हैं ना ये ज़्यादातर मैक्सिको देश में देखने को मिलते हैं। लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में कई और कंट्री हो गई हैं जहाँ पे ये फैले हुए हैं थोड़े थोड़े मात्रा में। ओके, और भारत में अगर इसके आखिरी प्रकोप की बात किया जाए तो 1998 में इसको देखा गया था। 1998 में इसको लास्ट बार देखा गया था किसको, मस्टर्ड ऑयल सीड के साथ जो आर्जिमोन मैक्सिकाना को मिला के जो रोग पनपे थे ना उसको। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन वर्ल्ड वॉर प्रथम यानी फर्स्ट। ओके, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान इसका इनमें से किसका यूज किया गया था। तो पहला दे रखा है ल्यूसिस्टे, दूसरा मस्टर्ड गैस, तीसरा मिथाइल साइनाइड, चौथा फॉस्जीन। ओके, एक एक करके देखते हैं और यहाँ पे उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ कि ल्यूसिस्ट क्या है, ल्यूसाइड कह लीजिए। ल्यूसाइड एक तरीके का सिंथेटिक प्लास्टिक मटेरियल है जिसे हम लोग पॉलीमिथाइल मिथाक्राइलेट भी कहते हैं। ये इट इज़ अ क्लियर स्ट्रॉन्ग ग्लास लाइक प्लास्टिक होता है, ये ग्लास लाइक प्लास्टिक है। ओके, ल्यूसाइड जो होता है ये ग्लास लाइक प्लास्टिक। ओके, मस्टर्ड ऑयल की अगर हम लोग बात करें, मस्टर्ड ऑयल को हम लोग सल्फर मस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं, सल्फर मस्टर्ड। ओके, यहाँ पीएच हो जाएगा, जस्ट अ मिनट, सल्फर मस्टर्ड। ओके, इसको मस्टर्ड ऑयल मस्टर्ड गैस को हम लोग सल्फर मस्टर्ड के नाम से जाते हैं। ये एक तरीके का केमिकल वॉरफेयर एजेंट होता है। ओका, इसका पहली बार यूज किया गया था जर्मनी के द्वारा वर्ल्ड वॉर प्रथम में, जब उसने ब्रिटिश और कनाडाई जो सैनिक थे उनके खिलाफ इसको यूज किया था। कहाँ पे, बेल्जियम में। ओके, तो जर्मनी के द्वारा पहली बार इसका उपयोग किया गया था वर्ल्ड वॉर प्रथम के दौरान। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, मस्टर्ड ऑयल। मिथाइल साइनाइड की अगर बात किया जाए तो इसे एसिटोनाइट्राइल भी कहा जाता है, एसिटोनाइट्राइल। ओके, और ये इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में यूज किया जाता है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। किसका, मिथाइल साइनाइड का। फॉस्जीन एक तरीके की बहुत ही जहरीली गैस होती है, इसका केमिकल जो नेम है वो आपका COCl2 हो जाता है। जो फॉस्जीन है स्टूडेंट ये काफ़ी जहरीली गैस है, हाईली टॉक्सिक है और ये कलरलेस होती है यानी कलरलेस गैस। आज के समय में अगर देखा जाए तो इसका जो उपयोग होता है वो प्लास्टिक या रंग, कीटनाशक और दवाइयाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। ओके, तो इस पर्टिकुलर सवाल का जो ऑप्शन नंबर बी है मस्टर्ड गैस, ये वर्ल्ड वॉर 1 में उपयोग किया गया था और यही इसका करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वैक्स इमल्सन इज यूज्ड फॉर। सवाल कह रहा है कि फलों में या सब्जियों में वैक्स इमल्सन क्यों यूज किया जाता है। तो पहले ये जान लीजिए कि वैक्स इमल्सन होता क्या है। तो जो वैक्स होते हैं ना, आप यूँ कह लीजिए कि मोम के जो सूक्ष्म कण होते हैं वो पानी के साथ इसको मिला दिया जाता है तो ये पानी के लेयर में फैल जाते हैं। ओके,
और इसमें बाद में आगे चल करके फ्रूट को या फलों को या सब्जियों को डुबोया जाता है, और इसके बाद जब उसको निकालते हैं तो उसके आउटर लेयर पे एक मतलब आउटर वाले भाग पे एक लेयर वाइटिश लेयर मतलब चिपक जाती है। और इसका मुख्य काम क्या होता है कि ये प्लांट जब तोड़ के रखा जाता है या स्टोरेज में जब रखा जाता है ना, तो इसका जो ट्रांसपिरेशन एक तरीके का प्रोसेस होता है उसको ये घटा देता है। यानी जो आप कह लीजिए कि ट्रांसपिरेशन होता है वो उसको रिड्यूस कर देता है, जिससे क्या होता है कि कोई फल या सब्जी होता है ना, उसको जो शेल्फिंग लाइफ होती है, स्टोरेज लाइफ होती है, वो बढ़ जाती है, यानी उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा देता है। तो एक एक करके हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। कह रहा है कि वैक्स इमल्सन इज यूज फॉर क्रिएटिंग साइन और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ऐसा नहीं है, कुछ कुछ केस में होता है लेकिन ऐसा नहीं होता है। ओके, एक्सटेंशन ऑफ स्टोरेज लाइफ, बिल्कुल यही करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि जो वैक्स इमल्सन होता है वो जो फ्रूट होते हैं ना उनके ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर देता है। यहाँ पे मैं लिख ही दे रहा हूँ, रिड्यूस्ड ट्रांसपायरेशन ऑफ फ्रूट्स या वेजिटेबल्स। इससे क्या होता है कि उसकी जो शेल्फ लाइफ होती है, स्टोरेज लाइफ कह लीजिए आप, स्टोरेज लाइफ वो बढ़ जाती है, इंक्रीज। ओके, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, इन्हांसिंग द राइपनिंग प्रोसेस। ये पकने के प्रोसेस को नहीं बढ़ाता, क्यों? क्योंकि जो बढ़ाता है उसको बोलते हैं इथाइलिन गैस यूज किया जाता है या एसिटिलीन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, असर्शन कह रहा है कि अमॉन्ग वेरियस टाइप ऑफ सॉयल्स क्ले। क्ले को हम लोग क्या बोलते हैं? चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी किसको बोलते हैं? क्ले को, चिकनी मिट्टी। ओके, तो सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि अमॉन्ग वेरियस टाइप ऑफ सॉयल्स, यानी जो अलग अलग तरीके की जो मिट्टियां होती हैं उसमें क्ले रिटेन हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर। यानी जो क्ले मिट्टी होती है, चिकनी मिट्टी होती है, उसमें जो वाटर की मात्रा होती है वो काफ़ी समय, लंबे समय तक रहती है। ओके, ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। क्यों है? क्योंकि क्ले जो होता है ना, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स आर वेरी वेरी स्मॉल। जब ये बहुत छोटे छोटे होते हैं तो इसमें जो पोर्स पाए जाते हैं ना, पोर यानी छिद्र, पोर्स काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। ओके, तो इससे क्या होता है कि इसमें टेम्परेचर या मॉइस्चर का उतना असर, मतलब टेम्परेचर कह लीजिए या गर्मी की उतना असर नहीं पड़ पाता कि वो पानी आसानी से रिमूव हो जाए। और यही रीजन है कि वो लंबे समय तक इसमें बने रहते हैं। क्या? पानी किसमें? क्ले यानी चिकनी वाली मिट्टी में। ओके, और रीजन क्या कह रहा है कि क्ले हैज पोर्स स्पेसेस ऑफ लार्ज साइज। आप खुद दिमाग लगाइए कि अगर बड़ा बड़ा अगर उसमें छिद्र होगा तो वो आसानी से सूख जाएगा ना। जब किसी मिट्टी के जो पोर्स होते हैं अगर वो बड़े बड़े हो जाएं तो वो उसको सूखने में काफ़ी मदद करेंगे, यानी वो बहुत जल्दी टाइम में ही मिट्टी जो होता है उससे पानी निकल जाएगा, यानी मिट्टी सूख जाएगी। ओके, तो इसमें क्या रीज़न है कि मतलब जो छोटे छोटे अगर पोर हो जाएंगे तो उसमें जो छिद्र होंगे वो काफ़ी छोटे छोटे होंगे, पास पास होंगे। यही कारण है कि वो लंबे समय तक पानी उसमें बना रहता है। तो जो रीज़न है, रीज़न इसका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ स्मॉल पोर दिया होता तो मे बी ये करेक्ट हो जाता, बट यहाँ पे लार्ज साइज दे दिया है, जिस वजह से जो रीज़न है ये रॉन्ग है, लेकिन असर्शन वो करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही है, ए सही है और आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विद रेफरेंस टू यूट्रोफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यूट्रोफिकेशन क्या होता है पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं, फिर ऑटोमेटिक हम लोग आंसर की तरफ चलेंगे। ओके, यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन एक तरीके का प्रोसेस होता है। ये जनरली पॉन्ड जो बॉडीज होती है ना, पॉन्ड यानी वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज में देखने को मिलता है। होता क्या है स्टूडेंट, जैसे सपोज कीजिए कोई तालाब है, उसके चारों तरफ आप खेत देखेंगे, खेत। तो जो फार्मर होते हैं ना वो अपने फसल को उगाने के लिए ज्यादातर आप देखिए उसमें फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। सपोज कीजिए ये फील्ड हो गया, ये आपका पॉन्ड हो गया। ओके, तो इस फील्ड में क्या होगा कि जो फार्मर होंगे ना बहुत मात्रा में फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। किसका? फर्टिलाइजर का। और फर्टिलाइजर में क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं।
वो जो प्लांट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको ग्रो कराने में काफ़ी मदद करते हैं। तो ये फर्टिलाइजर जब इस पानी इसको भरते हैं, इसमें पानी भरते हैं, तो ये धीरे धीरे पानी करके जो ये फर्टिलाइजर के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, कुछ रिस्क के चले जाते हैं प्लांट बॉडी में। जब ये प्लांट बॉडी में चले जाते हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स इसमें होते ही हैं। तो ये यहाँ पे जो इसकी जो लाइफ साइकिल होती है, बेसिकली जो पॉन्ड में पाए जाने वाले एल्गी हो गए या मतलब छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया हो गए, ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ग्रो करने लगते हैं। जो बड़े बड़े प्लांट पाए जाते हैं वो भी काफ़ी मात्रा में ग्रो करने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि इस पॉन्ड वाले यानी वाटर बॉडी में जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो धीरे धीरे कम होती जाती है। ओके, जब ऑक्सीजन की मात्रा इसमें धीरे धीरे कम हो जाएगी तो जो इसमें छोटे छोटे एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे मछली हो गया, ये सब क्या होते हैं, धीरे धीरे मरने लगती हैं। तो बेसिकली इसी यूट्रोफिकेशन की वजह से क्या होता है कि वो उसमें ढेर सारी जो मछलियां होती हैं मर जाती हैं। लेकिन यूट्रोफिकेशन का एक फायदा ये है कि इसमें ढेर सारे जो प्लांट बॉडीज हैं, जैसे एल्गी हो गया, साइनोबैक्टीरिया, ये सब काफी मात्रा में ग्रो कर जाते हैं। ओके, तो इसके नुकसान भी बहुत हैं, इसके फायदे भी बहुत हैं। नुकसान का मतलब ये है कि इसमें जितने भी एनिमल्स पाए जाएंगे, मछली हो गया या आप यूँ कह लीजिए कि मेढक, ये सब पाए जाते हैं, वो धीरे धीरे ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाते हैं। ओके, तो अब हम लोग सीधे आते हैं सवाल पे जो पॉइंट दे रखा है कि इट इज फेनामेना ऑफ न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट ऑफ अ वाटर बॉडी। मैंने आपको यही बताया कि वाटर बॉडी, जैसे एग्जांपल के तौर पे पॉन्ड मैंने यहाँ पे लिया था, तो वाटर बॉडी में क्या होता है, न्यूट्रिएंट का एनरिचमेंट हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है। तो बिल्कुल हो जाता है, ये आपका स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। ओके, इसके बाद लिखा है कि इट डिप्लीट्स डिसॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द वाटर बॉडी, यानी ये जो उसके अंदर यानी वाटर बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व मात्रा में पाए जाते हैं वो डिप्लीट हो जाते हैं, यानी कम हो जाते हैं। तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। ओके, तो इसका दोनों स्टेटमेंट सही है और आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन में अगर देखा जाए स्टूडेंट, तो यूट्रोफिकेशन में बेसिकली आप यही समझिए कि पॉन्ड यानी कोई भी तालाब हो गया या कोई नदी हो गया, उसमें जब न्यूट्रिएंट की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है ना, तो उसके अंदर जो पाए जाते हैं प्लांट वाले छोटे छोटे एल्गी हो गए, ये सब बहुत ज़्यादा मात्रा में ग्रो कर लेते हैं। और इससे क्या होता है कि उसके अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होते हैं ना, वो उसकी कमी हो जाती है। तो उसमें इसके ग्रो के साथ साथ जो वहाँ पे एनिमल होते हैं ना छोटे छोटे, वो इस डिजॉल्व ऑक्सीजन के कम होने के कारण प्रॉपर तरीके से रिस्पिरेशन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी मौत भी होने लगती है। तो इसका रीजन भी यही है और ये कारण भी इसका यही है। तो कि दोनों इसमें दे रखा है, तो इसका दोनों स्टेटमेंट आपका बोथ 1 और 2 सही हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बायोडिग्रेडेबल। सबसे पहले आप ये समझिए कि बायोडिग्रेडेबल क्या होता है। तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब है कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो बैक्टीरिया हो गया, फंजाई, एल्गी, ये सब जो होते हैं, ये जो उसमें जैविक पदार्थ पाए जाते हैं उसको सरल पदार्थों में तोड़ दिया जाता है। बेसिकली मेरे कहने का मतलब है जो बड़े बड़े उसमें सबस्टांस, ऑर्गेनिक सबस्टांस पाए जाते हैं, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है और सिंपल सबस्टांस में कर दिया जाता है। और किसके द्वारा होता है, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होता है। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि कौन सा इसमें बायोडिग्रेडेबल, अच्छा एग्जाम्पल पूछ रहा है मटेरियल कौन सा है। ओके, तो इसमें जो नेचुरल होगा वो नहीं, वही होगा, क्योंकि मटेरियल ऑफ बायोडिग्रेडेबल पूछ रहा है। इसमें से जो मतलब आर्टिफिशियल होगा वो नहीं होगा। तो प्लास्टिक के कप की अगर बात किया जाए तो इसमें प्लास्टिक लगा होता है, ये बायोडिग्रेडेबल आसानी से नहीं होता, इसीलिए प्लास्टिक बैन करने की बात चल रही है। ओके, कहीं कहीं बैन भी हो गया है और बाकी जगह भी चल भी रहा है। ओके, तो प्लास्टिक बैन इसका ऑप्शन नहीं होगा। वुल की बात करें तो एक तरीके का ये बायोडिग्रेडेबल होगा। क्यों? क्योंकि इसे कुछ समय तक अगर मिट्टी के अंदर दबा दिया जाए तो ये बायोडिग्रेडेबल मतलब ये खत्म हो जाएगा, मिट्टी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका वुल हो जाएगा। ओके, और इसके बाद ग्लास जो बॉटल है, ग्लास बॉटल की अगर बात किया जाए तो ये भी एक तरीके का ग्लास है, ये आसानी से बायोडिग्रेडेबल नहीं हो पाता, तो ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। एल्युमिनियम फॉयल भी आपका एक तरीके का ये आसानी से नहीं हो पाता, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं स्टूडेंट। अगला सवाल करें कि ऑक्सैनोमीटर इज यूज्ड। ऑक्सैनोमीटर की अगर बात किया जाए तो ये एक तरीके का एपरेटस है। क्या है ये? एपरेटस है जो कि प्लांट की ग्रोथ को मेजर करता है। मेजर रेट ऑफ प्लांट ग्रोथ, ये प्लांट के ग्रोथ को मेजर करने में यूज किया जाता है। क्या? ऑक्सैनोमीटर। ओके,
तो एक एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते हैं। पहला दे रखा है टू मेजर द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, नहीं ये फोटोसिंथेसिस को मेजर नहीं करता। टू मेजर द रेट ऑफ प्लांट ग्रोथ, या ये करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन सी कह रहा है कि टू मेजर रेट ऑफ ऑस्मोसिस, ये भी नहीं करता। टू मेजर द लॉस ऑफ हीट एनर्जी, ये भी नहीं करता। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे अगर ऑस्मोसिस को जो मेजर करता है उसको क्या बोलते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कलर चेंज करके। ओके, टू मेजर रेट ऑफ ऑस्मोसिस को बोलते हैं पोटोमीटर। पोटोमीटर के द्वारा इसको मेजर किया जाता है। किसको? रेट ऑफ ऑस्मोसिस को। अगर लॉस ऑफ एनर्जी की बात किया जाए तो ये कैलोरी मीटर के द्वारा मेजर किया जाता है, कैलोरी मीटर। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि द एज ऑफ द ट्री इन ईयर्स कैन बी एसर्टेन्ड बाई। ओके, यानी जो पेड़ की आयु होती है इन चारों ऑप्शन में से मतलब किसके द्वारा ज्ञात की जा सकती है? तो इट्स वेट, इसके वेट के द्वारा नहीं। इट्स हाइट, ये भी नहीं होगा। द नंबर ऑफ इट्स एनुअल रिंग, यानी जब प्लांट का जो एज होता है ना वो हर साल एक नए रिंग के साथ बनता जाता है। तो जो प्लांट की अगर तना या स्टेम को अगर हम लोग कट करें तो उसमें एक रिंग नुमा स्ट्रक्चर देखेंगे। तो जितनी ज़्यादा मतलब जितना उसमें रिंग होगा तो ये मान के चला जाता है कि उसकी प्लांट की जो लाइफ है उतने साल है। ओके, तो बेसिकली इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा कि किसी प्लांट का जो एज है उसको काउंट करना हो तो उसके स्टेम को कट करने के बाद उसके रिंग को देखा जाए तो आसानी से पता चल सकता है कि वो कितने साल पुराना पौधा है। ओके, एनुअल रिंग के माध्यम से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन नेचर, इस प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज या सेलुलोज? तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सेलुलोज। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में पाया जाने वाला जो सब्सटेंस है वो आपका सेलुलोज हो जाएगा। ओके, सेलुलोज की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट कि सेलुलोज क्या है, तो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट के अलावा ये पॉलीसैकेराइड होता है, यानी कई सैकेराइड से मिलकर बना होता है, पॉलीसैकेराइड। और इसको ज़्यादातर आप सेलवाल में जो भी जीव होते हैं या प्लांट जो भी होते हैं उनके सेलवाल में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और ये लकड़ी जो मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है ना, जिससे सेलुलोज प्रति यही कारण है कि उससे जो लकड़ियाँ होती हैं ज़्यादातर उसमें आप सेलुलोज देखेंगे कि इसमें वुड में ज़्यादातर सेलुलोज से वुड बना होता है। और यही कारण है कि इस धरती पे सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड कौन सा है? आपका सेलुलोज हो गया। अगर इसके प्योरेस्ट फॉर्म को देखा जाए कि सेलुलोज का अगर प्योरेस्ट फॉर्म क्या होगा, तो प्योरेस्ट नेचुरल आप कह लीजिए कि फॉर्म, तो इसका क्या हो जाएगा? कॉटन जो होता है स्टूडेंट वो सेलुलोज का प्योरेस्ट फॉर्म होता है, नेचुरल प्योरेस्ट फॉर्म। ओके, ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि द काज ऑफ स्वीट टेस्ट इन फ्रूट, यानी जो फल होते हैं जो उसमें मीठा टेस्ट होता है वो किसकी वजह से होता है? माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फ्रक्टोज? तो यहाँ पे फ्रूट में जो मीठा पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रक्टोज। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। माल्टोज की अगर बात किया जाए तो माल्टोज एक तरीके का डाइसैकेराइड है। ओके, क्या है? डाइसैकेराइड, यानी ऐसा सैकेराइड या ऐसा चीनी या ऐसा मीठा जो दो मोनोसैकेराइड से मिलके बना है। अगर माल्टोज को ब्रेक किया जाएगा तो वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में ब्रेक हो जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ओके, और ये एक तरीके का माल्ट शुगर है। माल्टोज जो है एक तरीके का माल्ट शुगर है। अब हम लोग ऑप्शन बी पे चलते हैं। राइबोज की अगर बात करें तो राइबोज एक तरीके का सिंपल शुगर कह लीजिए, यानी ये एक तरीके का मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड। राइबोज क्या है? एक तरीके का मोनोसैकेराइड यानी सिंपल शुगर है। और ये आरएनए का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में निर्माण करता है। बेसिकली जो इट इज़ द कंपोनेंट ऑफ आरएनए, यानी जिसे हम लोग राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो आरएनए में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एक तरीके का ये पेंटोज है, पेंटोज शुगर। ओके, जो राइबोज है वो एक तरीके का पेंटोज शुगर है, यानी इसमें 5 कार्बन देखने को मिलता है, पेंटोज शुगर।
ओके। लैक्टोज की बात करें तो दूध में जो पाया जाने वाला शुगर होता है उसको हम लोग लैक्टोज बोलते हैं। ये एक तरीके का क्या है, मैं कलर चेंज करके बता दे रहा हूँ, ये एक तरीके का डाइसैकेराइड है। लैक्टोज जो है एक तरीके का क्या है, डाइसैकेराइड, यानी ये भी दो मोनोसैकेराइड से मिलकर बना है। तो अगर ये ब्रेक किया जाए इसको डाइसैकेराइड को, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ये ब्रेक हो जाएगा। गैलेक्टोज ग्लूकोज में, ग्लूकोज के साथ साथ ये गैलेक्टोज में हो जाएगा, लेकिन माल्टोज को मैंने आपको बताया कि वो दोनों ग्लूकोज में ही टूटेगा। ओके, ये एक तरीके का मिल्क शुगर होता है। ओके, और मिल्क शुगर के अलावा अगर और देखा जाए तो बेसिकली जो फ्रक्टोज है ये फ्रूट में पाया जाने वाला है, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसी की वजह से जो मीठा टेस्ट होता है फलों का, तो वो फ्रक्टोज की वजह से ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल करें कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिक्रीशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन इंसेक्ट। किसी इंसेक्ट के बॉडी से जो सिक्रीशन होता है उसको इन चारों ऑप्शन में कौन सा है, यानी बेसिकली कहने का मतलब इस सवाल का यही है कि इन चारों में से कौन सा है जो इंसेक्ट के द्वारा बनता है। पर्ल की अगर बात किया जाए, पर्ल यानी मोती, मोती जो होता है ये बेसिकली जो मोलस्कन फाइलम के एनिमल होते हैं, मोलस्का, मोलस्का जो फाइलम है उसके जो एनिमल्स होते हैं उसमें देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली आप ओइस्टर आप कह लीजिए, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो ओइस्टर, ये ज़्यादातर आपको ओइस्टर में देखने को मिलता है। ओके, तो ये ओइस्टर जो होता है ये नॉट अ इंसेक्ट, नॉट इंसेक्ट। ओके, ये क्या है आपका एक तरीके का मोलस्कन प्राणी है। अगर कोरल की बात किया जाए तो ये एक तरीके का मैरीन एनिमल है। क्या है ये, मैरीन एनिमल। जो कोरल है एक तरीके का क्या है, ये मैरीन एनिमल है। ये एल्गी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, जिसे हम लोग जूजैंथिली बोलते हैं। उसका काम क्या होता है कि वो फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाता है और इसको इस कोरल के पास पहुंचाता है, जिससे ये भी जीवित रहता है वो भी जीवित रहता है। ओके, लैग की अगर बात किया जाए, लैग बेसिकली जो होता है ये लैग इंसेक्ट के द्वारा प्रोड्यूस होता है, लैग इंसेक्ट। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका केरिया लैक्का, केरिया लैका इसका नाम है, और ये इंसेक्ट के द्वारा बनता है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, गम की अगर बात किया जाए तो ये प्लांट से निकलता है, ये स्टिकी नेचर का होता है, वाटर सॉल्युबल ये सबस्टांस होते हैं। और इसका अगर उपयोग की बात किया जाए गम्स के, तो गम्स का उपयोग बहुत ही चीज़ों में किया जाता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे बाइंडिंग में हो गया, थिकनिंग में हो गया किसी चीज़ का, या कुछ इंडस्ट्रियल पर्पजेज होते हैं उनमें इसका उपयोग किया जाता है। तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैक। ओके, क्योंकि वही है जो इंसेक्ट से निकलता है, बाकी नहीं। गम प्लांट से निकलता है, कोरल एक तरीके का मरीन एनिमल है, पर्ल जो होता है ये मोती ऑयस्टर से निकलता है, ना कि इंसेक्ट से। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि सम मरीन एनिमल्स एंड इंसेक्ट एमिट लाइट फ्रॉम देयर बॉडी इन द डार्कनेस, यानी अंधेरे में कुछ मैरीन एनिमल्स और इंसेक्ट होते हैं जो कि लाइट को एमिट करते हैं अपनी बॉडी से। ओके, तो दिस फेनामेना इज नोन एज, तो ये फेनामेना क्या होती है उसी के बारे में पूछ रहा है। तो पहला दे रखा है ऑप्शन में कि फास्फोरिसेंस, दूसरा दे रखा है बायोल्यूमिनेसेंस, तीसरा दे रखा है दोनों मिला के, चौथा रखा है कोई नहीं। ओके, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि पहला ऑप्शन देखते हैं कि फास्फोरिसेंस होता क्या है। पहले ऑप्शन की अगर बात किया जाए स्टूडेंट कि फास्फोरेसेंस क्या होता है, तो फास्फोरेसेंस बेसिकली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ द्वारा अवशोषित ऊर्जा अपेक्षाकृत धीरे धीरे प्रकाश के रूप में मुक्त होती जाती है। यानी मेरे कहने का मतलब है, सपोज कीजिए कि ऐसा कोई आप समझिए पदार्थ है या मटेरियल है जिसको बहुत ज़्यादा हीट कर दिया जाए और वो उसे अंधेरे में रख दिया जाए, तो वो धीरे धीरे देखेंगे पहले तो आप ग्लो करेगी, लेकिन जैसे जैसे वो ठंडी होती जाएगी तो उसका जो चमक है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फास्फोरेसेंस। ओके, फास्फोरेसेंस एक आर्टिफिशियल प्रक्रिया है, किसी चीज़ को हीट कर दिया जाए और उसे अंधेरे में रख दिया जाए तो वो लाइट एमिट करती है। लेकिन जो बायोल्यूमिनेसेंस होती है ना, ये एक तरीके की केमिकल प्रक्रिया होती है। क्या होती है, एक तरीके की ये रासायनिक प्रक्रिया, इज अ केमिकल रिएक्शन। ओके,
ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये केमिकल रिएक्शन होता है, क्योंकि दो तरीके की चीज़ें होती हैं जो किसी बॉडी के या किसी मरीन एनिमल या इंसेक्ट की बॉडी को एमिट यानी चमकने में मदद पहुँचाती हैं। तो वो दो एलिमेंट क्या हैं, पहला आपका हो जाएगा ल्यूसीफरेन। ल्यूसीफरेन ये एक तरीके का पिगमेंट होता है, और दूसरा आपका हो जाएगा ल्यूसीफरेज एंजाइम। ल्यूसीफरेज ये एक तरीके का क्या है, एंजाइम। इन्हीं दोनों की मदद से उस पर्टिकुलर एनिमल की बॉडी में केमिकल रिएक्शन होता है और उसकी लाइट जो होती है अंधेरे में चमकती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बायोल्यूमिनेसेंस, क्योंकि एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है और यही लाइट एमिट करने में मददगार होता है। फास्फोरेसेंस जो पहला ऑप्शन दे रखा है वो एक तरीके का आर्टिफिशियल फिनोमेना है, और उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देने के बाद वो अगर उसको अंधेरे में रख दिया जाए तो वो धीरे धीरे उसकी जो लाइट होती है वो कम होती चली जाएगी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको मैं स्टार मार्क्स लगा दे रहा हूँ इसलिए कि अगर इन फ्यूचर कभी ये सवाल वापस आए तो उसमें मतलब आपसे गलत होने की चांसेस लगभग जीरो होना चाहिए। क्यों, मैंने आपको दोनों पॉइंट समझा दिया है कि फास्फोरेसेंस आर्टिफिशियली बनाया जाता है, किसी चीज़ को हीट कर दिया जाए, उसमें एनर्जी प्रोवाइड कर दिया जाए तो वो कुछ समय तक चमकता रहेगा अंधेरे में, बाद में धीरे धीरे जब उसका टेम्परेचर घटता जाएगा यानी उसके अंदर से जो एनर्जी है वो बाहर होती जाएगी तो वो धीरे धीरे एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद वो अपने प्रॉपर कलर में आ जाएगा, ना कि वो चमकेगा। ओके, लेकिन बायोल्यूमिनेसेंस जो होती है वो केमिकल रिएक्शन होता है, ये एनिमल के अंदर पाया जाता है। इसमें दो चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, ल्यूसीफेरेन नामक पिगमेंट का और ल्यूसीफरेज नामक एंजाइम का। ये दोनों के प्रेजेंस के कारण ही किसी मतलब इंसेक्ट या कोई एनिमल, मैरीन एनिमल है जिसके अंदर उसकी बॉडी वो चमकती है। अब ये चमकती किस में है, तो कुछ एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बता दूँ, जैसे जेली हो गया, जेली के अलावा कुछ बैक्टीरिया भी आपको देखने को मिलेंगे, बैक्टीरिया, इसके साथ कुछ मछलियाँ होती हैं वो भी चमकती हैं। तो बेसिकली जो ये बायोल्यूमिनेसेंस प्रोसेस है इस वजह से ये लोग चमकती हैं, इनकी शरीर चमकती है। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाई यील्डिंग एडवांस्ड सीड वर यूज्ड इन ग्रीन रिवोल्यूशन फॉर विच द नेसेसरी इज, यानी इस सवाल के कहने का मतलब यह है कि ग्रीन रिवोल्यूशन में उच्च उपज देने वाली जो उन्नत बीजों का उपयोग किया गया था इसके लिए आवश्यक क्या था, लेस फर्टिलाइजर एंड लेस वाटर। अगर ये मतलब ग्रीन रिवोल्यूशन का मतलब ही था कि प्रोडक्शन को यानी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया जाए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर दिया जाए। अगर उसके अंदर लेस फर्टिलाइजर डालेंगे तो या लेस पानी डालेंगे तो प्रोडक्टिविटी तो नहीं बढ़ पाएगी। मोर फर्टिलाइजर और लेस वाटर डालेंगे तो लेस वाटर यहाँ पे भी आ गया तो भी प्रोडक्टिविटी प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ पे लेस फर्टिलाइजर है, मोर वाटर है तो लेस फर्टिलाइजर दे रखे तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मोर फर्टिलाइजर एंड मोर वाटर, यानी उस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर का सप्लीमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा उसको पानी दिया जाए तो जो उसकी प्रोडक्टिविटी होगी वो बढ़ जाएगी। ओके, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, मोर फर्टिलाइजर एंड मोर वाटर। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, द गैस विच इज एमिटेड फ्रॉम पैडी फील्ड, यानी वो इन चारों में से वो कौन सी गैस है जो धान के खेत, पैडी फील्ड मतलब धान का खेत, खेत से एमिट होगा। इथेन की बात कर रहा है, मीथेन की बात कर रहा है, नाइट्रोजन की बात कर रहा है, ऑल ऑफ दीज की बात कर रहा है। तो ये बहुत ही घिसा पिटा सवाल है, ये बहुत बार पूछ रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका मीथेन हो जाएगा। ओके, इस पर्टिकुलर सवाल का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी मीथेन हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि डेपोग मेथड ऑफ राइस नर्सरी वाज डेवलप्ड इन। डेपोग एक तरीके का मेथड है जो कि राइस की नर्सरी को डेवलप करने में हेल्प करता है बेसिकली, यानी डेपोग मेथड धान की नर्सरी उगाने की एक विधि है और इसका विकास की अगर बात किया जाए कि यानी इसके डेवलपमेंट की बात किया जाए तो ये फिलीपींस में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। डेपोंग मेथड कहाँ का है, तो ये फिलीपींस का है। और इस विधि की जो खासियत है ना कि ये बहुत ही कम एरिया को कवर करता है या लेता है, एरिया मतलब वेरी लेस एरिया रिक्वायर्ड, वेरी लेस एरिया रिक्वायर्ड इन दिस मेथड,
इसका एक फ़ायदा यही था कि जो डेपोग मेथड है फिलीपींस में होने वाला, इसमें जो एरिया की ज़रूरत थी वो बहुत ही कम थी, वेरी लेस एरिया। ओके, और इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ। भारत में ये जो मेथड है ये फिलीपींस से लाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट कि 2,4-D, 2,4-D क्या है? एन इंसेक्टिसाइड, एन एक्सप्लोसिव, अ फंजीसाइड या एक हर्बिसाइड है? तो एक्सप्लोसिव तो नहीं है, क्योंकि 2,4-D की अगर बात किया जाए तो इसके पहले फुल फॉर्म को हम लोग जानते हैं 2,4-डाई फिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ओके, इसी को शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं? 2,4-D। ये एक तरीके का क्या है? हर्बिसाइड है, हर्बिसाइड। ओके, यानी खरपतवार नाशक। ये एक तरीके का हर्बिसाइड है जो कि जो ब्रॉड लीफ वाले वीड होते हैं ना, उसको कंट्रोल करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो बेसिकली इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एक तरीके से ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि फंजीसाइड है नहीं, इंसेक्टिसाइड है नहीं, एक्सप्लोसिव नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो 2,4-D क्या है? एक तरीके का हर्बिसाइड है, ये खरपतवार नाशी है। ओके, इसका पूरा नाम क्या है? 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ हर्बिसाइड? हर्बिसाइड के अगर कुछ एग्जांपल, हर्बिसाइड मैंने आपको बता ही दिया कि ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि वीड्स या अनवांटेड जो प्लांट होते हैं, या तो उनको किल करने में या तो उनको कंट्रोल करने में यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे पिछले वाले सवाल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2,4-D भी हो जाएगा, या ब्यूटाक्लोर हो गया, ब्यूटाक्लोर। इसके अलावा आप एले क्लोर की बात कर लें, ये भी आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा एट्राजीन की अगर बात करें, एट्राजीन ये भी आपका हो जाएगा, या पैराक्वेट हो गया। ये सब क्या है? कुछ हर्बिसाइड के एग्जाम्पल हैं। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्यूटाक्लोर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि इंसेक्टिवोरस फिश इज यूज्ड फॉर मॉस्किटो कंट्रोल, यानी वो कौन सा मछली है? इंसेक्टिवोरस मतलब वो होता है जो ऐसे एनिमल जो इंसेक्ट को खाते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंसेक्टिवोरस फिश यूज फॉर मॉस्किटो कंट्रोल। मॉस्किटो एक तरीके का इंसेक्ट होता है बेसिकली, और उसको खाने वाली जो मछली होती है उसी के बारे में पूछ रहा है। तो हिल्सा इसका पूछ रहा है, पहला ऑप्शन हिल्सा, लैबियो, गम्बूसिया एंड मिस्टस। तो ये बहुत ही घिसा पिटा सवाल ये भी है। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गम्बूसिया। गम्बूसिया एक मछली होती है जो कि 3 से 5 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, और ये जहाँ पे रहती है ना, वहाँ पे जो मॉस्किटो के लार्वा या अंडे होते हैं उसको खाने में, मतलब वो अपना भोजन उसी को बनाती है। यही रीज़न है कि ये जो मलेरिया या डेंगू जो होते हैं उसको कंट्रोल करने में भी ये मदद करती है। और काफ़ी ये मॉस्किटो कंट्रोल, मतलब बेसिकली वही है कि ये मॉस्किटो को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इसका नाम क्या है? गम्बूसिया। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है प्रालेथ्रिन इज अ कॉमन। प्रालेथ्रिन क्या है? एनाल्जेसिक मैंने आपको बता दिया, ऐसा चीज जो कि पेन किलर हो। एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर। ओके, मसल रिलैक्सेंट की बात करें कि मॉस्किटो रिपेलेंट की बात करें या हेयर डाई, तो प्रालेथ्रिन की अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट, जो आप लोग घरों में ऑल आउट या गुड नाइट लगाते हैं ना, गुड नाइट। ओके, जो आप अपने घरों में ऑल आउट या गुड नाइट का यूज करते हैं वो क्या है? बेसिकली ये प्रालेथ्रिन ही है। तो इसका काम क्या होता है? मॉस्किटो को रिपेलेंट, मॉस्किटो मच्छरों को भगाने का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, प्रालेथ्रिन इज अ कॉमन मॉस्किटो रिपेलेंट। मैंने आपको बता दिया एग्जांपल के तौर पे, जो ऑल आउट है या आपका गुड नाइट है वो एक तरीके का प्रालेथ्रिन ही होता है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू जेवी नार्लिकर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सो फार नॉट बीन कंसिडर्ड एज अ साइंस। तो जेवी नार्लिकर जी का पहला पूरा नाम आप लोग जान लीजिए। इनका पूरा नाम था जयंत विष्णु नार्लिकर।
जे वी नार्लिकर, ओके, नार्लिकर। ये इंडिया के बहुत ही फेमस एस्ट्रोफिजिस्ट थे, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, ओके। तो इन्होंने कहा था कि जो एस्ट्रोलॉजी है ना वो एक तरीके का साइंस नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जेवी नार्लिकर द्वारा कहा गया था कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो साइंस के रूप में कंसीडर उसका नहीं होना चाहिए। एस्ट्रोनॉमी हो सकता है, कॉस्मोलॉजी हो सकता है और नैनो टेक्नोलॉजी तो है ही, ओके। तो एस्ट्रोलॉजी इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये साइंस के रूप में कंसीडर नहीं किया जाता। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये 2024 के पीसीएस में पूछ रखा है। पहला ऑप्शन कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिपेंड्स ऑन द कमिटमेंट ऑफ प्रैक्टिकल आइडियल्स। जो इंसान का प्रैक्टिकल आइडियल्स होता है या व्यावहारिक आदर्श होते हैं उसके प्रति वो जो उसकी प्रतिबद्धता होती है वो डिपेंड करती है। तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, मतलब स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि ऑनेस्टी इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन साइंस, यानी जो ऑनेस्टी है वो बेसिकली ईमानदारी जिसे हम लोग कहते हैं वो विज्ञान में ईमानदारी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, ईमानदारी की अगर बात किया जाए स्टूडेंट तो किसी भी ज़िंदगी के किसी भी जगह ये बहुत ही ज़रूरी है। जैसे आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको अधिकारी बनना है, अगर आप अपने पढ़ाई में ऑनेस्टी नहीं दिखाएंगे तो आप सफल होने के चांसेस आपके ऑलमोस्ट निल हो जाते हैं, क्योंकि ऑनेस्टी हर जगह बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव पे ऑनेस्टी का बहुत ही ज़्यादा योगदान होता है, ओके। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इसका दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया, बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर करेक्ट। और तो स्टूडेंट ये जो 123 सवाल थे मिसलेनियस टॉपिक के, इसको बार बार आप लोग 2-3 बार वीडियो को देख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल थे, क्योंकि ये लूसेंट से भी मिला के पूछ लिए जाते हैं। कुछ अटपटे जो सवाल आते हैं कमीशन द्वारा वो भी मिसलेनियस के टॉपिक में ही रखा गया था, ओके। और यही रीज़न है कि सबसे ज़्यादा सवाल इसी टॉपिक में रखा भी गया है मिसलेनियस वाले में। तो अक्सर ऐसे सवाल आपको देखने को मिल जाते हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं होता है, तो वो इसी टॉपिक में आपको देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बायोलॉजी का आज जो भी सीरीज़ था वो ख़त्म हो गया है, अब हम लोग किसी और सब्जेक्ट को यहाँ पे पिक करेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और आप लोगों से उम्मीद है कि जो भी आप लोग का सुझाव है, सजेशन है, वो आप कमेंट में जाके बिल्कुल दीजिएगा। आपके सजेशन का, आपके सुझाव का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग किसी नए सब्जेक्ट के साथ आएंगे। अब तो टॉपिक की बात नहीं है, कोई सब्जेक्ट ही आएगा। अभी हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स को बाद में सॉल्व करेंगे, बायोलॉजी को पहले कवर किए हैं, तो अब साइंस के अलावा कोई नया हम लोग एक सब्जेक्ट को चूज करते हैं, या तो वो इन्वायरमेंट हो जाएगा या तो वो इंडियन पॉलिटी को। इन दोनों में से एक किसी को मैं चूज करने की प्लान कर रहा हूँ, ओके। तो आई होप ये सीरीज़ आप लोगों को पसंद भी आ रहा होगा और आपके सजेशन का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा कि जो भी कमियां हैं इस लेक्चर में ऑडियो वीडियो के अलावा, तो वो आप ज़रूर मुझे सजेस्ट करेंगे, ओके। तो मिलते हैं फिर किसी नए सब्जेक्ट के साथ और नए लेक्चर में, ओके। तब तक के लिए आप लोग यहाँ तक बने रहें, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।